हाँ, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 26। सिएरा दयनीय स्वर में बोली, आह, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर राहुल ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि सिएरा और उसकी बहन एले ने कुछ देर पहले उसे अपमानित किया था, लेकिन अब स्थिति अलग थी और वो घायल भी लग रही थी। राहुल ने आह भरी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। यही वो बात थी जिसकी सिएरा को तलाश थी। वो तुरंत जवाब देकर शर्माते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी। राहुल ने चुपचाप सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वो सिएरा को उठाने आगे बढ़ा। दूसरी तरफ सिएरा ने मौके का फायदा उठाते हुए राहुल के शरीर से अपनी बॉडी रगड़ दी। वो मन ही मन बहुत खुश थी। पास खड़ी मेघना को इस दृश्य में कुछ गड़बड़ नहीं लगी। नेचुरली उसे नहीं पता था कि सिएरा और उसकी बहन एले ने कुछ देर पहले राहुल को कितना अपमानित किया था। दूसरी तरफ मेघना को लगा कि उसके युवा मालिक में एक दुर्लभ गुण है, वो दूसरों के प्रति इतना दयालु है। इतने में मेघना का फोन अचानक बज उठा। वो तेजी से एक तरफ चली गई और कॉल अटेंड की। जब मेघना वापस आई तो उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया था। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी पार्टी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए राहुल ने और नहीं पूछा। वो सिएरा को सहारा देकर लिफ्ट में ले गया। वो महिला कौन थी? सिएरा ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसे लगा था कि राहुल कोई खास व्यक्ति होगा, लेकिन वो अभी भी जानना चाहती थी कि वो असल में कौन है। राहुल ने एक पल सोचा। सिएरा उसकी दोस्त नहीं थी, इसलिए उसे इस अनजान व्यक्ति को सच बताने की जरूरत नहीं थी और न ही वो बता सकता था। वो मेरे एक दोस्त की दोस्त है, बस इतना ही, राहुल ने हल्के से कहा। वो यहाँ मेरे दोस्त की वजह से आई है, इसलिए मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। मेरे दोस्त की दोस्त? ये सुनकर सिएरा के मन में शंका हुई। उसे अब शक होने लगा कि शायद वो पहले गलत समझ गई थी। हो सकता है राहुल कोई बड़ा शख्स न हो, बल्कि सरासर एक साधारण गरीब लड़का हो, और मेघना का राहुल के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार सिर्फ उसके दोस्त की वजह से था। सिएरा ने फिर से पूछा, तुम्हारा वो दोस्त कौन है? ये सवाल राहुल को मुश्किल में डाल गया, क्योंकि वो तो बस एक सामान्य टिप्पणी कर रहा था और उसने इस सवाल का गंभीर जवाब देने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब जब सिएरा ने इसे सीरियस ले लिया, तो वो थोड़ी मुश्किल में पड़ गया। लेकिन राहुल अच्छी तरह जानता था कि वो सिएरा को सच नहीं बता सकता। उसके पिता ने उसे साफ साफ कहा था कि रिश्ता सीक्रेट रखना है। उसके पिता ने ऐसा कहने के पीछे कोई अनकही वजह जरूर होगी। आखिरकार उसके पिता इतने बड़े परिवार से हैं, शायद कुछ जिम्मेदारियां और चिंताएं होंगी जिन्हें उन्हें उठाना पड़ता है। इसलिए वो अपने पिता के लिए समस्या नहीं बनना चाहता था। वो अपने पिता के लिए मुसीबत खड़ी कैसे कर सकता था? मान लो उसने सच बता दिया और ये बात फैल गई, कौन जानता है कि इससे क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिएरा को हल्के से जवाब दिया, ओह, मैंने पहले किसी को बचाया था, और वो महिला मेघना मेरे दोस्त द्वारा बचाई गई व्यक्ति की दोस्त है। सिएरा की दिल की धड़कन रुक गई। शुरू में उसे लगा था कि राहुल कोई बड़ा शख्स है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब उसकी गलतफहमी थी। ये लड़का सिर से पैर तक अभी भी एक गरीब लड़का ही है। ये सोचकर सिएरा को राहुल के हाथ का स्पर्श अचानक कांटों जैसा लगने लगा। उसे बहुत घिन और असहजता महसूस होने लगी। उसने राहुल को धक्का दिया और उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। अपना गंदा हाथ हटाओ। कितनी घिनौनी बात है।
सिएरा का अचानक बदला रवैया राहुल को हैरान कर गया। उसका व्यवहार किताब पलटने से भी तेजी से बदल गया। एक सेकंड पहले सिएरा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रही थी, जैसे वो बहुत आभारी हो कि राहुल ने उसकी मदद की। लेकिन अपनी बात खत्म होते ही सिएरा अचानक दुश्मन बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल ने कहा कि मेघना उसके बहुत करीबी नहीं है। राहुल को लगने लगा कि उसे कुछ समझ आ गया। सिएरा का पहले वाला व्यवहार सिर्फ एक प्लान था। इस तरह की लड़की सच में बहुत घटिया है। राहुल न सिर्फ उसके रवैये से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे राहत महसूस हुई। वो सिएरा की चालाकी को पहले ही समझ चुका था। सोचिए, अगर सिएरा को पता चल जाता कि राहुल अमीर दूसरी पीढ़ी का है या टॉप अमीर है, तो वो उसके साथ क्या करती? शायद वो अब से हर समय उसके साथ चिपकी रहती। ऐसी ढोंगी लड़की अपने आसपास होना राहुल को बहुत भयानक लगता। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। सिएरा ने राहुल को घूरा और एक वाक्य फेंका, लूजर, और वो तेजी से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी टक्कर किसी से हो गई। सिएरा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? वो व्यक्ति एले थी। उसने देखा कि सिएरा नहीं आई, इसलिए वो लिफ्ट के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि सिएरा लिफ्ट से तेजी से बाहर निकली और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जो एले को और ज्यादा हैरान कर रहा था वो ये था कि लिफ्ट में राहुल भी था। उसकी छोटी बहन सिएरा राहुल के साथ थी और लिफ्ट से निकलते वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था। इन दोनों बातों को जोड़कर एले ने तुरंत कुछ सोच लिया और वो तुरंत फट पड़ी। तुम बेशर्म कमीने, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? एले ने राहुल पर चिल्लाते हुए अपना बैग उसकी तरफ फेंक दिया। एले को ये बात अच्छी तरह पता थी। सिएरा उसके पापा और सौतेली माँ की आंखों का तारा थी। वे एले की परवाह न करें, लेकिन अगर सिएरा के साथ कुछ हुआ तो उसके पापा तो एले को सजा दे सकते हैं, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे मार ही डालेगी। एले अब पूरी तरह भड़क गई। वो बिना सोचे समझे राहुल की तरफ झपटी और उसे थप्पड़ मारने लगी। राहुल जैसे ही इस दृश्य को देखा, वो हैरान रह गया और अनजाने में हाथ बढ़ाकर एले को धक्का दे दिया। लेकिन ये अनजाने में हुआ था और उसने ताकत का अंदाजा नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि एले जमीन पर जोर से गिर गई। एले जमीन पर गिरकर जैसे आग हो गई। वो राहुल को घूरते हुए चिल्लाई, राहुल शर्मा, तुमने मुझे मारा कैसे? मैंने तुम्हें मारा? तुमने मुझे मारा था। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी से आगे बढ़ा और एले को उठाने वाला था। अगर कोई गलतफहमी है तो उठकर बात करते हैं। क्या तुम मुझे मारने वाले थे? एले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राहुल का इरादा अच्छा था या बुरा। उसने राहुल की तरफ उंगली करके गर्जा, तुमने एक लड़की को मारा, क्या तुम पुरुष हो भी? राहुल गुस्से से बेबस हो गया। क्या ये लड़की बहुत बेतुकी है? वो तो अच्छे इरादे से उसकी मदद करने जा रहा था, लेकिन वो नाराज हो गई और कह रही है कि वो उसे मारने वाला था। बेशर्म कमीने, तुमने मेरी बहन को मारा कैसे? क्या तुम समझते हो कि मैं किसी को भेजकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी? पास खड़ी सिएरा भी जल्दी से चिल्लाई। दोनों लड़कियों की आवाजें बहुत तेज थीं और लिफ्ट के बाहर रिसेप्शन हॉल था। क्या हुआ? क्या तुमने अभी सुना? उस लड़की ने कहा कि इस आदमी ने उसे परेशान किया। कैसे एक लड़के ने एक लड़की को परेशान किया? तस्क तस्क, जितना गरीब उतना ही घटिया। शायद वो उसे मारने वाला था। राहुल एले की बात सुनकर हैरान रह गया। वो अभी अभी बोला, तुम्हारी बहन का टखना मुड़ गया था। अगर यकीन नहीं तो उससे पूछ लो। बोलते हुए राहुल ने उंगली सिएरा की तरफ उठाई। चैप्टर 27। राहुल ने दांत पीसकर सिएरा की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिएरा उसके लिए कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन वो बस चाहता था कि सिएरा थोड़ी निष्पक्ष हो और अपनी अंतरात्मा की बात कहे। आखिरकार वो खुद कह रही थी कि उसका टखना मुड़ गया था। राहुल इतना अच्छा था कि उसने सिएरा के पहले वाले अपमान को भी भुला दिया और उसे उठाने की कोशिश की। राहुल की बात खत्म होते ही लगभग हर किसी की नज़र सिएरा पर पड़ गई। सब उसका जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। सिएरा अचानक थोड़ी घबरा गई।
वो काफी देर तक हिचकिचाती रही, कुछ बोल नहीं पाई। राहुल को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सोच रही थी कि सबकी नजरें उस पर इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि राहुल ने ये बात कही। शुरू में वो यहाँ मजे करने आई थी, लेकिन क्या हुआ? अब वो सबके चर्चा का विषय बन गई और वो उससे निष्पक्ष बात कहने को कह रहा है। क्या इसकी दिमाग में कुछ गड़बड़ है? एले इतनी परेशान हो गई कि वो सिएरा से अधीर होकर बोली, सिएरा, सच बता, डर मत, यहाँ इतने लोग हैं जो तेरी मदद करेंगे। एले ने सिएरा को एक न्यायपूर्ण नजर से देखा। आखिरकार वो पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि राहुल ने उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ की है। हाँ, छोटी लड़की। भीड़ में से एक मिडिल एज आदमी अचानक बोला, ये एक शानदार पार्टी है। अगर कोई यहाँ गलत काम करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि हम उसे सीधे बुला सकते हैं। आखिरकार ये उसका मामला है। भीड़ में हलचल मच गई। हालांकि कई लोगों ने अपनी राय नहीं दी, लेकिन साफ था कि वे एले की बात पर ज्यादा यकीन कर रहे थे। आखिरकार वो ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी। कुछ लोग तो बिना हिचकिचाहट के बोल पड़े, इसके फटे कपड़ों को देखो, साफ है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। इस व्यक्ति की बात ने तुरंत कई लोगों का समर्थन हासिल कर लिया। कुछ लोग तो जोर से चिल्लाने लगे और राहुल से बाहर निकलने को कहने लगे। अरे, हम सब सभ्य लोग हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब सबकी नजरें फिर सिएरा पर थीं। वो और ज्यादा घबरा गई और लाचार दिखने लगी। उन लोगों ने अभी अभी राहुल के बारे में जो कुछ कहा था, वो अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। अगर वे राहुल के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो साफ है कि वे उसके साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि राहुल ने उसका फायदा नहीं उठाया और सब कुछ उसकी बहन एले ने बनाया है, तो वो यहाँ एक पल भी नहीं रह पाएगी। शायद उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। सिएरा यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। यहाँ आने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसने सोचा था कि यहाँ एक दो अमीर लड़कों से परिचय हो जाएगा। ये सोचकर सिएरा ने मन में फैसला कर लिया। उसने सिर उठाया, राहुल की तरफ उंगली की और बोली, ये रहा, इसने अभी लिफ्ट में मेरे साथ छेड़छाड़ की, मुझ पर हाथ डाला और जबरन मुझे किस करने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? लिफ्ट में छोटी लड़की का फायदा उठाना। क्या तुझे शर्म नहीं आती? ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल सही, ऐसे कमीने को तुरंत पुलिस को बुलाओ। बेहतर होगा कि पता लगाया जाए कि इसने पहले भी ऐसा किया है या नहीं। ये पहली बार नहीं होगा। इसे कुछ साल जेल में डाल दो ताकि वो सोच सके कि उसने क्या किया है। भीड़ में बहुत शोर मच गया जो लगभग राहुल को दबा रहा था। उसने गुस्से भरे चेहरे से सिएरा को देखा। उसने उसकी तरफ उंगली की और बोला, तुम ये क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारी अंतरात्मा भी है? सिएरा ने जानबूझकर राहुल को आंखें दिखाई और उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो ठंडे स्वर में बोली, इससे मुझे क्या लेना देना? अगर तुम दोषी ठहराए जाने से डरते हो तो ऐसी हरकत मत करो। क्या तुम मुझे अभी जो कहा उससे धमका रहे हो? जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस आदमी को कुछ नहीं करने दूंगी। अब जो लड़की ने जिद कर ली कि उसने ऐसा किया है, तो शायद राहुल के पास और कुछ कहने को नहीं बचा। अब वो धमकाने लगा है। हाँ, मैं यहाँ हूँ। भीड़ में से एक लंबा आदमी एले के पीछे आया और राहुल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, ये कमीना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। राहुल हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इस मोड़ पर आ जाएगा। उसने चारों तरफ खड़े लोगों को देखा और सहन नहीं कर पाया, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग पागल हैं। क्या सिर्फ उसके फटे कपड़ों की वजह से ये लोग उसे इतना नीचा समझ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, वे उसे इस तरह अपमानित कर सकते हैं? ये लोग सच में बेकार हैं। शुरू में राहुल इनसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लग रहा था कि अगर वो कुछ कदम नहीं उठाएगा तो ये 100वें समाज के एलीट लोग उसे कुचल कर रख देंगे। अचानक उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ।
उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जो लोग अभी तक चर्चा और मजाक कर रहे थे वे एकदम चुप हो गए। उसका गुस्सा इन लोगों को थोड़ा डरा गया। उन्हें लगा कि राहुल के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए शायद वो कुछ बुरा कर दे। राहुल ने उन्हें इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ देखा। वो आगे बोला, तुम सब जान जाओगे अगर लिफ्ट का मॉनिटर चेक कर लो। वो जोरदार और साफ आवाज में बोल रहा था, जिससे कई लोग हैरान रह गए। कुछ तो एक दूसरे को देखकर उसके बारे में गर्मागर्म चर्चा करने लगे। जल्दी ही भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। किसी ने सीधे हंसकर कहा, बहुत हास्यास्पद है। वो छोटी लड़की को धमका नहीं पाया तो अब सबको धमका रहा है। तू खुद को क्या समझता है? यहाँ ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? बोलने वाला 30 साल के आसपास का था। वो काफी पतला था और बहुत मोटे चश्मे पहने था। वो सौम्य और पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन बोलते वक्त बहुत चालाक था। क्या हम तुम्हें छेड़ने का साहस नहीं कर सकते? वो युवक आगे बोला, तुम इस स्थिति में भी संघर्ष कर रहे हो। हम बस ये नहीं देखना चाहते, लेकिन हम इस छोटी लड़की की बात पर यकीन करते हैं। तुम क्या कर सकते हो? सच था, ये लोग राहुल से बहस करने को तैयार नहीं थे। ये समझने के बाद राहुल को लगा कि जो उसने अभी कहा था वो थोड़ा बेवकूफी भरा था। लगता है वो बहुत भोला था। राहुल के होंठ फड़फड़ाए और उसने मुट्ठियां कस लीं। वो एक बारूद के डिब्बे की तरह था जो अनंत रूप से फ्यूज के करीब था और विस्फोट सिर्फ एक पल दूर था। उसने चारों तरफ देखा। वो मेघना को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखी। उसने मन ही मन आह भरी। असल में भले ही मेघना यहाँ होती, वो नहीं चाहता था कि वो अब इसमें शामिल हो। आखिरकार ये उसका अपना मामला था। कभी कभी भले ही वो बुरी तरह घायल हो जाए, वो बस अपनी सफाई के लिए संघर्ष करना चाहता था। ये सोचकर उसने मुट्ठी कसी और सीधे उस युवक की तरफ झपटा। चैप्टर 28। राहुल को कुछ करना ही था। कई लोग स्तब्ध थे, और भी ज्यादा लोग उसे तिरस्कार से देख रहे थे। वो बिना इनविटेशन के घुस आया। लिफ्ट में छोटी लड़की का फायदा उठाया। अब जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो वो किसी को मारने जा रहा है। चश्मे वाला आदमी भी थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल उसकी तरफ झपटेगा। यहाँ इतने सारे लोग थे, लेकिन कौन राहुल के पक्ष में खड़ा होगा? दूसरों को मारने का नतीजा ये होगा कि और ज्यादा लोग गुस्सा हो जाएंगे। चश्मे वाला आदमी अभी मुद्रा बनाने ही वाला था कि अचानक उसे भीड़ में रास्ता बनता दिखा। एक चीख सुनाई दी, रुक जा, मेरे इलाके में कौन लड़ाई करने की हिम्मत करता है? राहुल ने आवाज की दिशा में देखा तो जोशुआ कुछ लोगों के साथ तेजी से आता दिखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि राहुल चश्मे वाले पर झपटने वाला है, जोशुआ के पीछे के दो लड़के तेजी से आगे बढ़े और आसानी से राहुल को पकड़ लिया। जोशुआ ने पूछा, क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले काफी दूर से उसने देखा था कि लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आखिरकार ये भव्य पार्टी उनके होटल में हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके पिता ने उसे बताया था कि आज यहाँ एक सम्मानित मेहमान आया है। चाहे कुछ भी हो, उसे ये सुनिश्चित करना था कि कुछ गड़बड़ न हो और कुछ अनचाहा न हो जाए। भले ही उसने कितनी कोशिश की, फिर भी कुछ बुरा हो गया, जिससे वो बहुत नाराज था। जब उसने साफ देखा कि गड़बड़ करने वाला राहुल है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। क्या बकवास है, फिर से तू? आज जोशुआ की राहुल से पहली मुलाकात थी, लेकिन उसका ईर्ष्यांक काफी गहरा था और खासकर अब तो वो पूरी तरह से चिढ़ गया था। ये व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण पार्टी में गड़बड़ कर रहा है। जोशुआ ने गुस्से में राहुल की तरफ उंगली की और गरजा, दाम, नीचे के सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे? क्या तू सिर्फ अंदर घुसकर मुझे परेशान करने आया है? बोलते हुए वो सीधे राहुल के पास गया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुझे मार डालूंगा। अगर तू मुझे परेशान करना चाहता है तो मैं तुझे हमेशा के लिए परेशान कर दूंगा। तभी पास से कुछ और लोग भीड़ में घुसे। एक आदमी भीड़ को चीरकर आगे आया और तेजी से पूछा, क्या हो रहा है? युवा मालिक जोशुआ। अरे, ये कमीना यहाँ कैसे घुस आया? बोलने वाला रोहन था।
इस वक्त जब उसने राहुल को देखा तो वो और ज्यादा हैरान रह गया। फिर उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा, हा, तू कमीने, तू आखिरकार घुस आया। युवा मालिक जोशुआ, इसके साथ क्या समस्या है? इसने लिफ्ट में एक छोटी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसकी बहन को मारा। भीड़ में से किसी ने तुरंत याद दिलाया। रोहन ने ये सुनकर ठंडी हंसी हंसी। जोशुआ का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने राहुल के बाल पकड़ लिए और बाघ की तरह गरजा, तू कमीने, मौत ढूंढ रहा है, तू कुछ भी करने की हिम्मत करता है। वो शब्द दर शब्द बोल रहा था और उसकी आंखों में खूंखारपन था। पास से दो हल्की आवाजें आईं। बिल्कुल सही, तू कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। तू कुछ भी करने की हिम्मत करता है। जेनिफर ने राहुल को देखकर तिरस्कार से कहा। प्रिया जेनिफर के सामने खड़ी थी। राहुल को इस बुरी हालत में देखकर और इस तरह अपमानित होते देखकर प्रिया को अनजाने में बहुत संतोष हुआ। कितनी खुशकिस्मती है कि उसने समय रहते इस गरीब लूजर को डंप कर दिया, वरना पता नहीं उसे कितना अपमान और ताने सहने पड़ते। हा, राहुल, क्या तुझे गर्मी लग रही है? तू अब और सहन नहीं कर पा रहा ना? लिफ्ट में किसी का फायदा उठाना कितनी घिनौनी बात है। प्रिया ने जोशुआ की तरफ देखकर सुझाव दिया। युवा मालिक जोशुआ, मुझे लगता है कि आपको इसे जल्दी से बाहर निकलवा देना चाहिए। ये यहाँ एक पल भी खड़ा रहे तो हमें बीमार कर देगा। प्रिया नेचुरली चाहती थी कि राहुल यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। राहुल इस वक्त इतनी बुरी हालत में था और वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि वो असल में ऐसे गरीब और घटिया लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती। बिल्कुल सही, जोशुआ, टीना सही कह रही है। इस तरह का व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो पूरे होटल की शान गिर जाएगी। जल्दी से इसे बाहर निकलवा दो। जोशुआ मुस्कुराया और होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उंगलियां चटकाए। सीधे खड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़कर आए और मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर जोशुआ, क्या सेवा कर सकता हूँ? जोशुआ ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए घमंड से बोला, इस कमीने से क्या सेवा करोगे? इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड को डांट पड़ने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने राहुल को देखा और उसकी आंखों में घृणा भर गई। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। गुस्सा मत कीजिए मास्टर जोशुआ, बोलकर गार्ड गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से निकल जाओ। राहुल ने सिक्योरिटी गार्ड को गंभीरता से नहीं लिया। उसके सामने जोशुआ भी कुछ नहीं था, फिर सिक्योरिटी गार्ड की तो बात ही क्या। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अच्छे से पेश आओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाना कोई बड़ी बात नहीं। शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडी हंसी हंसी और राहुल को धक्का देते हुए गाली दी। तुम कौन हो? तुम मेहमान हो? क्या तुम जानते हो कि नीचे कौन कौन आने वाला है? फू, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? राहुल का इनविटेशन कार्ड जोआना को दे दिया था, लेकिन अगर वो अंदर जाना चाहता तो उसे इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, राहुल ने कहा। बोलते हुए राहुल ने अपना फोन निकाला और मेघना को कॉल करने वाला था ताकि वो नीचे आकर उसे ले जाए। जब गार्ड अभी भी राहुल से बकवास कर रहा था तो जोशुआ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने गार्ड की तरफ उंगली करके गुस्से से गरजा, तुम इस कमीने से क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो इसे पीटकर बाहर निकाल दो। क्या तुम बेवकूफ हो? जोशुआ ने राहुल को गाली देते हुए कहा। मूर्ख, अभी तक नहीं जागे? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आज रात के रहस्यमयी वीआईपी हो? अपने मालिक जोशुआ से डांट पड़ने के बाद सिक्योरिटी गार्ड राहुल से बहुत नाराज हो गया। आखिरकार उसका युवा बॉस गुस्सा हुआ था और इससे उसकी नौकरी जा सकती थी। गार्ड आगे बढ़ा और हाथ उठाकर राहुल को थप्पड़ मारने वाला था। लगभग उसी पल राहुल ने मेघना को कॉल कर दिया। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वो मन ही मन सोच रहा था,
एम्पायर होटल का मालिक होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हारे पिता को खुद मुझे लेने भेज दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम क्या कहते हो। फोन बज रहा था, लेकिन ठीक उसी पल सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा हाथ राहुल के चेहरे पर पड़ा, जिससे राहुल लड़खड़ा गया और उसके हाथ से फोन उड़कर बाहर गिर गया। चैप्टर 29। मेघना ने राहत की सांस ली। वो नीचे से फोन कॉल पाकर बहुत परेशान थी। कॉल मल्होत्रा परिवार के विदेशी हेडक्वार्टर से आई थी। उसमें एक बुरी खबर थी, कुछ दिनों में मल्होत्रा परिवार का एक जूनियर आ रहा है। हालांकि मेघना मल्होत्रा परिवार के लिए काम करती है, लेकिन परिवार के ज्यादातर सदस्यों से उसे नफरत है। मल्होत्रा जैसे बड़े और ताकतवर परिवार में आंतरिक सत्ता के खेल अनिवार्य हैं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेघना इन झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर बिना जाने शामिल हो जाती है। मल्होत्रा जैसे अमीर और ताकतवर परिवार के सदस्यों में खास स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव युवा सदस्यों में और ज्यादा दिखते हैं। वे बदमाश, लाड़ प्यार से बिगड़े, घमंडी और हर समय समस्या खड़ी करने वाले होते हैं। उनकी कुछ मांगें बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए मेघना इतनी परेशान थी। राहुल एक अपवाद था। मेघना को इस युवा मल्होत्रा के प्रति विशेष लगाव था, जिसका सरनेम मल्होत्रा नहीं था। निश्चित रूप से मल्होत्रा परिवार के युवा सदस्यों में राहुल जैसी उदारता और दयालुता नहीं थी। यही वजह थी कि मेघना को राहुल पसंद था। उसे लगा कि राहुल अमीर और ताकतवर परिवार का नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई जैसा है, जिसकी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मेघना ने फोन रखा और आह भरी। मल्होत्रा परिवार आखिरकार तुम्हारी गड़बड़ साफ करेगा। मेघना ने खुद को संभाला और लिफ्ट में ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो हॉल में घुसी, उसे माहौल थोड़ा अजीब लगा। भीड़ थोड़ी देर पहले बिखर गई थी, लेकिन अभी भी कई लोग बचे थे। वे जोशुआ के जाने वाली दिशा की तरफ देख रहे थे और जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा कर रहे थे। उसने जोशुआ से मुकाबला करने की हिम्मत की। तुम जानते हो, जोशुआ लखनऊ में मशहूर बिगड़ा हुआ लड़का है। इससे क्या फायदा होगा? जोशुआ उसे बुरी तरह पीट देगा। वो लड़का सच में अपने शब्दों का पक्का है। तुम जानते हो क्या मजेदार है? वो लड़का कह रहा था कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, लोग बातें कर रहे थे और फिर जोर से हंस पड़े। लेकिन मेघना के चेहरे की रंगत बदल गई जब उसने उनकी बातें सुनी। उसकी तेज अंतर्दृष्टि ने उसे बता दिया कि कुछ गड़बड़ है, और ये विचार उसे डरा गया। वो साफ समझ गई कि वे जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, वो राहुल था। उसके साथ फिर क्या हुआ, सोचने का समय नहीं था। मेघना सीधे उस गलियारे की तरफ बढ़ी जिस तरफ भीड़ इशारा कर रही थी। चलते हुए उसने पाब्लो ओवन एम्पायर होटल के प्रेसिडेंट को कॉल किया। क्या आप अभी नीचे आ सकते हैं? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मेघना ने एक पल रुककर फिर सख्त स्वर में कहा, अगर आज राहुल के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। पाब्लो ऊपर 40वें तल्ले पर राहुल के लिए बैंकें तैयार कर रहा था। मेघना का कॉल सुनकर उसका दिल धड़क उठा। अपने लोगों को कॉल करने का समय नहीं था। पाब्लो सीधे लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ जोशुआ के आदमियों ने राहुल को गलियारे के अंत में एक कमरे में ले जाया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और चीजों से भरा हुआ था। फर्श पर खून का एक पोखर था और दीवार के सहारे कुछ बेसबॉल बैट खड़े थे। तुम कमीने, मुझे लात मारी। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? राहुल को अच्छी तरह एहसास था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये विचार उसे थोड़ी शांति दे रहा था। जब उसने चश्मे वाले आदमी पर झपटने का फैसला किया था, तब से वो सब कुछ दांव पर लगा चुका था। ये जोशुआ उसे आज जो चाहे कर सकता है। अगर वो अपनी जान बचा ले तो अच्छी बात है। जब तक वो जिंदा रहेगा, राहुल जोशुआ को 10,000 गुना तकलीफ देगा। राहुल ने अपना गुस्सा दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोशुआ और उसके लोग बार बार उसकी सीमा की परीक्षा ले रहे थे। तो तुम मरना कैसे चाहते हो? आज मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हें अपनी पसंद का विकल्प दूंगा, जोशुआ ने कहा। राहुल ने जोशुआ को घूरा। अचानक उसने ठंडी हंसी हंसी। तो तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत शानदार है, लेकिन क्या तुमने अपनी कहानी का अंत सोचा है? याद रखो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर और अगली जिंदगी में भी अपनी पसंद पर पछतावा दिलाऊंगा।
जोशुआ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके मन में ये राहुल की आखिरी लड़ाई थी। जोशुआ ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसके हाथ की हथेली में खून का एक धब्बा दिखा। बोलते हुए जोशुआ ने बेसबॉल बैट को हवा में ऊंचा उठाया और राहुल के सिर पर मारने वाला था। लगभग उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मेघना पागल शेरनी की तरह अंदर घुसी। रुक जा, मेघना चिल्लाई और जोशुआ को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेघना के अंदर घुसने से जोशुआ हैरान रह गया। खासकर ये महिला गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम कहाँ से आई हो? जोशुआ ने थोड़े नियंत्रित स्वर में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेघना ने तेजी से राहुल का हाथ पकड़ा और जोशुआ से ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारे पिता भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। तुम खुद को क्या समझते हो? जोशुआ मेघना की बातों से स्तब्ध रह गया और वो महिला भी जोशुआ से इस तरह बात कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ बड़ा मामला नहीं बनाना चाहती। अगर तुम्हें अपनी भलाई का अंदाजा है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहे हो? जोशुआ को अचानक कुछ सूझा और वो तिरस्कार से मुस्कुराया। क्या ये छोटा कमीना तुम्हारा बेटा है? हाँ हाँ, जोशुआ घमंड से हंसा। मेघना की बॉडी तो बहुत अच्छी है, सोच रहा हूँ कि उसे छूने में कैसा लगेगा। इसे मेरे रास्ते से हटाओ। पहले मैं इस छोटे कमीने को संभालता हूँ, फिर इस महिला से अच्छी बातचीत करूंगा। जोशुआ के दो आदमी मेघना को खींचने आए। ठीक उसी वक्त एक भयानक चीख ने उन्हें रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। जोशुआ इस वक्त जो कर रहा था उससे बहुत खुश था, लेकिन ये चीख सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कुछ बोल नहीं पाया। उसके आदमी भी डर से कोने में सिकुड़ गए, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। राहुल ने भी उस व्यक्ति को देखा और उसे जाना पहचाना लगा। वो व्यक्ति 50 साल के आसपास का था। उसका शरीर थोड़ा भारी था और चेहरा सख्त था। इस वक्त वो भी राहुल को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी, वो सख्ती गायब हो गई और सम्मान व आश्चर्य से भर गई। पापा, पापा, आप यहाँ कैसे? जोशुआ को डर था कि उसके पिता को पता चल जाए कि गड़बड़ करने वाला वो है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता का अचानक आना राहुल के लिए था। जोशुआ तेजी से आगे बढ़ा और पाब्लो के सामने चापलूसी करते हुए बोला, चिंता मत कीजिए पापा, मैं तो इन्हें सिर्फ डरा रहा था। जोशुआ अपनी बात पूरी करने से पहले ही पाब्लो ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। जोशुआ जमीन पर गिर गया। पाब्लो ने जोशुआ को लात मारी और गरजा, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी कितनी बड़ी गड़बड़ की है? चैप्टर 30। जोशुआ स्तब्ध और गुस्से से भरा था। वो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन सिर पकड़कर पाब्लो से चिल्लाया। जोशुआ को लगा कि पाब्लो का उसके साथ ऐसा व्यवहार करना अन्याय है। जितना ज्यादा वो बोलता, पाब्लो उतना ही क्रूर होता जाता। मुंह बंद कर, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? घुटनों के बल बैठ जा। पाब्लो ने राहुल के सामने वाली जगह की तरफ इशारा किया। जोशुआ पाब्लो के शब्दों से पूरी तरह उलझ गया। वो हकलाते हुए बोला, पापा, पापा, आपने क्या कहा? आप चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठूं? उसके सामने। जोशुआ पाब्लो के शब्दों से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। जोशुआ को पाब्लो की बातों से कुछ समझ आ गया। या तो राहुल या मेघना कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो अपनी इस शंका को मानने को तैयार नहीं था। उसके सामने खड़ा राहुल बिल्कुल लूजर जैसा लग रहा था। अगर मेघना अचानक न आती तो वो उसे आधा मरा पीट देता। जोशुआ अभी सोच ही रहा था कि उसके सामने जो दृश्य हुआ, वो उसे हैरान कर गया। उसके पिता, पूरे लखनऊ में सबसे ताकतवर व्यक्ति, राहुल के सामने घुटनों के बल बैठ गए। क्या? जोशुआ स्तब्ध था। वो बोल नहीं पाया और उसका दिमाग खाली हो गया। पाब्लो घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने बेटे को अच्छे से नहीं पढ़ाया। ये कहकर पाब्लो ने सिर जमीन पर पटका और सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। पाब्लो इस वक्त हताश था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जोशुआ ने क्या कर दिया। राहुल के सामने घुटने टेकने वाला पाब्लो पूरी तरह हताश था। वो राहुल के सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। राहुल को राहत मिली। उसने पाब्लो और जोशुआ को देखा, जो उलझन और डर से भरा हुआ था।
क्या बेटा है तुम्हारा, पाब्लो? मेघना फिर बोली। जोशुआ के बोलने से पहले ही वो सख्त स्वर में बोली, तुम भाग्यशाली हो कि मिस्टर राहुल ठीक हैं। अगर आज उनके साथ कुछ बुरा होता तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदगी भर सजा देती। पाब्लो घुटनों के बल बैठा रोते हुए बोला, कृपया 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 मिस हिल, ये सब मेरी गलती है। मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया। मेघना जानती थी कि पाब्लो क्या कहने वाला है। उसने जल्दी से बीच में टोक दिया और बोली, पाब्लो, कृतघ्न मत बनो। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। मत सोचो कि तुम किसी तरह उसे इस मुसीबत से बचा लोगे। मेघना ने इस बार जोशुआ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त बर्फ की तरह ठंडा था। मेघना के सख्त शब्द सुनकर पाब्लो फूट फूट कर रो पड़ा। वो तुरंत जोशुआ की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तुम कमीने, अभी भी खड़े क्यों हो? तुम्हें इन दोनों के सामने खड़े रहने का क्या हक है? जोशुआ अभी होश में आया। अपने पिता द्वारा बताए गए रहस्यमयी मेहमान के बारे में सोचकर उसे सब समझ आ गया। तो आज का महत्वपूर्ण मेहमान ईथन हम्फ्री था। नहीं आश्चर्य कि गेट पर जब राहुल ने कहा था कि उसे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, तो जोशुआ उसका मजाक उड़ा रहा था। असल में मजाक उड़ने वाला जोशुआ खुद था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल लूजर लग रहा था। उसकी असली पहचान ऐसी थी कि उसके पिता भी उससे डरते थे। सिर्फ ये सवाल था कि ईथन ऐसे फटे कपड़ों में कैसे घूम रहा है। ये जोशुआ की समझ के बाहर था। वो अभी भी घुटनों के बल बैठने को तैयार नहीं था। जब जोशुआ घुटनों के बल बैठने को तैयार नहीं दिखा, तो पाब्लो उठा और गुस्से में जोशुआ के हाथ से बेसबॉल बैट छीन लिया और जोशुआ की टांग पर मार दिया। जोशुआ को तेज दर्द हुआ और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। पाब्लो ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी, मिस्टर राहुल, ये सब मेरी गलती है। मैं इस कमीने की दोनों टांगें तोड़ दूंगा ताकि वो फिर कभी गड़बड़ न कर सके। पाब्लो के शब्द राहुल को हैरान कर गए। क्या वो सच कह रहा है? एक पिता अपने बेटे की टांगें खुद तोड़ने जा रहा है। राहुल कुछ बोल पाता, उससे पहले पाब्लो ने बेसबॉल बैट जोशुआ की दूसरी टांग पर मारने के लिए उठा लिया। जोशुआ की आंखों में डर था। वो दर्द से चीखा। राहुल साफ देख सकता था कि जोशुआ की एक टांग टूट गई थी और वो अजीब तरीके से मुड़ गई थी। पाब्लो नहीं रुका। उसने बैट फिर उठाया और जोशुआ की दूसरी टांग पर मारने वाला था। बस काफी है, अचानक राहुल चिल्लाया। उसका पूरा शरीर अनजाने में कांप रहा था। पाब्लो तुरंत रुक गया और उम्मीद और आश्चर्य से राहुल की तरफ देखा। मिस्टर राहुल, आप? पाब्लो बुदबुदाया। राहुल ने आह भरी। बस काफी है, एक टांग काफी है सबक के लिए। उसे दूसरी टांग रख लेने दो। ये सुनकर पाब्लो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बैट फेंक दिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बार बार सिर नवाया। शुक्रिया मिस्टर राहुल, शुक्रिया। पाब्लो कभी आपकी कृपा नहीं भूलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। राहुल ने फिर आह भरी। आखिरकार पाब्लो जोशुआ का पिता था। राहुल को पाब्लो की अनिच्छा और लाचारी महसूस हो रही थी। अगर ये सिर्फ जोशुआ के लिए होता तो राहुल ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन पाब्लो उसके पिता के लिए काम करता था। और पाब्लो ने अपने बेटे की टांगें राहुल के लिए तोड़ी थी, सिर्फ उसके पिता की वजह से। ये सब राहुल से ज्यादा उसके पिता से जुड़ा था। राहुल अच्छी तरह जानता था कि अगर पाब्लो जोशुआ की दोनों टांगें तोड़ देता तो उसकी राहुल और उसके पिता के प्रति वफादारी कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो मन ही मन नाराजगी रख सकता था। वो नाराजगी समय के साथ जानवर बन जाती। ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। अगर जोशुआ अपनी एक टांग रख ले तो पाब्लो भविष्य में राहुल और उसके पिता के प्रति आभारी रहेगा। असल में राहुल लोगों को हैंडल करने के तरीकों से बहुत वाकिफ नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी माँ ने एक बार कहा था, दूसरों को कुछ ढील देना भविष्य में खुद को ढील देने के बराबर है। मिस्टर राहुल, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मेघना ने साफ साफ कहा। वो बहुत सख्त चेहरे के साथ आगे बोली, जोशुआ जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मौत भी सबसे हल्की सजा होगी। पाब्लो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राहुल की तरफ उम्मीद से देखा। राहुल ने आह भरी और बोला, बस काफी है, एक टांग काफी है, इसे अस्पताल भेज दो। ये उसके लिए उचित चेतावनी है।
अगर अगली बार फिर ऐसा हुआ तो तुम सब जानते हो कि क्या करना है। राहुल की बात खत्म होते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। मेघना अभी भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन आखिरकार छोड़ दिया। वो राहुल के साथ निराश होकर बाहर निकली। पाब्लो राहत की सांस ले रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि जोशुआ का ख्याल रखा जाए और खुद राहुल के पीछे चल पड़ा। मिस्टर राहुल, ऊपर पार्टी तैयार है। क्या आप? राहुल का मूड खराब था। उसने सिर हिलाया और बोला, तुम लोग बिना मेरे ही आगे बढ़ो। पाब्लो अभी भी कुछ कहने वाला था, लेकिन मेघना ने उसे रोक दिया। इसे रहने दो, हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। पाब्लो ने सिर हिलाया। वो राहुल को कार देकर कॉलेज छोड़ना चाहता था लेकिन राहुल ने मना कर दिया। राहुल अब पार्टी के मूड में नहीं था। वो शुरू में पार्टी का इंतजार कर रहा था और एक सम्मानित मेहमान के रूप में पार्टी में जाना उसके लिए निश्चित रूप से दुर्लभ मौका था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे लगातार बुरी घटनाएं झेलनी पड़ी। राहुल होटल से बाहर निकला। मेघना के कार में छोड़ने के ऑफर को ठुकराकर वो पैदल चलने लगा। ठंडी रात की हवा में राहुल अकेला यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ चल रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर चला, बस इतना पता था कि वो कैंपस के पास पहुंचने वाला था। ठीक उसी वक्त पास से प्यारी गिटार की धुन सुनाई दी। गिटार की धुन के साथ एक लड़की की दिव्य गायन आवाज भी आ रही थी। वो रुक गया और चारों तरफ देखा। पास वाली सड़क पर एक छोटी कद की लड़की वहां बैठी थी, अपनी दुनिया में गिटार बजा रही थी और गा रही थी।